इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो मेंस का जीएस पेपर 1 होता है उसकी आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका हिस्ट्री, सेकंड आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। आपको एक चीज़ बता दूं, इनके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यूपीएससी सीरीज पार्ट 31, 32, 33 और 34 देखें। ये पार्ट 35 है। इसमें आपको इन सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं पहली वीडियोस में, उनको शॉर्टकट में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, क्या सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सा नोट्स अच्छा है, करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, क्या सोर्सेज है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता पड़ेंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। इसलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। क्या हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी है आपको, क्या सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, करंट अफेयर कैसा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है। ये है आपका हिस्ट्री का सिलेबस। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। एक आपका एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपके 5 पार्ट्स रहते हैं। ये सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो आर्ट एंड कल्चर का है। इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। एंशिएंट और मेडिएवल ये ओनली प्रीलिम्स में आता है, इसलिए इनका सिलेबस डिफाइन नहीं है। प्रीलिम्स में जो भी टॉपिक हैं उनका मैक्रो लेवल पर सिलेबस डिफाइन नहीं है, माइक्रो लेवल पर है, जिनको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इनके अंदर भी। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो ये आपका मिड 18th के बाद में अभी तक जो प्रेजेंट तक, यानी 1750 ईस्वी से अभी तक का मतलब शायद आप ले सकते हैं 1980 या 2000 ईस्वी तक ले सकते हैं। अभी तक जो प्रेजेंट का मतलब अभी इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो 1750 से और अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना है, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटीज आई हैं और कौन कौन से इश्यूज खड़े हुए हैं, ये सारी चीज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है। सेकंड होता है फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें आपको किस किस स्टेज पर जो स्ट्रगल किया गए थे आज़ादी के लिए वो, और इम्पोर्टेंट कौन से कंट्रीब्यूटर थे जो आज़ादी में उन्होंने भूमिका निभाई थी, और डिफरेंट पार्ट से जो भी जितने कंट्रीब्यूटर थे, डिफरेंट पार्ट्स के जितने कंट्रीब्यूटर थे, जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया था, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। इन्हीं दोनों टॉपिक्स के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है और एनसीईआरटी पढ़नी होती है अगर जरूरत होती है तो। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें आप कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री। जो हमारा देश आज़ाद हो गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ हमारी टूट के अलग हो गई थी, कौन कौन सी चीज़ अलग हो गई थी, तो उनको कंसोलिडेट किया था, उनको आपस में एक दूसरे के पास लाए थे, रीऑर्गेनाइज किया था, तो उन सारी चीज़ों को आपस में लाए थे। तो ये दोनों टॉपिक हैं, ये दोनों सिलेबस हैं मॉडर्न का पोस्ट इंडिपेंडेंस के। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका 18th सेंचुरी में जितनी भी इवेंट हुई हैं उनमें चाहे पॉलिटिकल फिलॉसफीज हों, जो मैंने एरो लगा रखा है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफीज भी आपकी 18th सेंचुरी में, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। इसमें इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ था, WWS, रीड्रॉन, बाउंड्रीज जो हमारी सीमाएं बनी थी, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, और ये पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपका कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इनसे इफेक्टेड जो हुई थी हमारी सोसाइटी, जो भी इनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जो भी इनसे फायदा हुआ था, नुकसान हुआ था, वो सारी चीज़ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़नी है। इससे ज़्यादा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना। इसके लिए विजन का नोट्स काफ़ी रहता है। आपको फ्रीडम स्ट्रगल दिख रहा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री दिख रहा होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस दिख रहा होगा। किस ईयर में, ये लास्ट पिछले 6 साल का है। आपको ये 6 इसमें बार ग्राफ दिख रहे होंगे। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल में लास्ट 6 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में पिछले 6 साल में कितने पूछे गए। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको दिख रहा होगा कि आपको 6 साल पहले ही पूछा गया था, पिछले लास्ट 5 साल से नहीं पूछ रहा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका एवरेज 1 क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका लास्ट ईयर देखिए 1 क्वेश्चन आया था, उससे पहले 1-2-3 क्वेश्चन आपके ये एवरेज में रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, आपको फ्रीडम स्ट्रगल दिख रहा है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। जो आपका 2017 था उसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री से 65 मार्क्स का आया था, और उसके बाद 2018 में कैसे ड्रॉप कर दिया, केवल 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वेरिएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। इसलिए यूपीएससी में कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कहीं पर भी अप एंड डाउन हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ उठ सकती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस को देख लीजिए, जब उस टाइम पर आया था 2013 में तो 50 नंबर का था, 2014 में बिल्कुल गायब, 15, 16, 17, 18 कभी नहीं आया। तो आप इस चीज़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ अप एंड डाउन हो सकती है। तो ये अपने दिमाग में रखें। सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केवल उतना ही ध्यान देना जितने आते हैं।
हिस्ट्री के मार्क्स वेटेज की बात करते हैं, आखिर कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स के आते हैं, कितने क्वेश्चन मेंस के आते हैं। तो प्रीलिम्स में आपके हिस्ट्री के 14 से 21 क्वेश्चन यानी 14 से 21 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एवरेज में लगाऊं, कितने भी कम से कम लगाऊं, एवरेज नहीं है ये, एवरेज का मतलब है आप दिमाग में सेट करके रखें कि 15 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से आ सकते हैं। मेंस में 6 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस का जो GS1 होता है 20 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 6 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 एवरेज। तो आप लगा सकते हैं प्रीलिम्स में जो आपका हिस्ट्री होता है 15% वेटेज रखता है यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर का, और मेंस में ये आपका 35% यानी 1/3 जीएस पेपर 1 होता है उसका वेटेज रखता है। तो प्रीलिम्स में आपका 15% एंड मेंस में आपका 35% यानी 1/3 इतना आपका वेटेज रखता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, इसका काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। तो प्रीलिम्स में केवल 3 टाइप्स के सब्जेक्ट आते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, और मेंस में मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपके 3 टॉपिक्स आते हैं। मेंस में आपका एंशिएंट और प्रीलिम्स में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं आता। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आखिर आपको हिस्ट्री को प्रिपेयर कैसे करना है। बस आपको जरूरत पड़ेगी केवल पढ़ने की, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आपको, कहीं पर भी कोई भी चीज एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। आपको काफी ज्यादा मेहनत के बाद मैं इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपकी सारी तलाश हिस्ट्री को लेकर खत्म हो जाएगी, सारा डर हिस्ट्री को लेकर खत्म हो जाएगा, स्किप मत करना। तो एंशिएंट के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट और मेडिएवल में आपको कोई भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज पढ़िए, पूनम दलाल दहिया की एक बुक आती है, हिस्ट्री और मॉडर्न दोनों को, सॉरी हिस्ट्री और मेडिएवल दोनों कवर कर देती है। पूनम दलाल दहिया की बुक काफी अच्छी बुक है। या आप किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री को कवर करने के लिए। बाजीराम का काफी अच्छा है तो बाजीराम का पढ़ सकते हैं। मॉडर्न के लिए आप एक स्पेक्ट्रम बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5th जो होता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बाजीराम या विजन का किसी का नोट्स पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको इन सब को पढ़ने के बावजूद अगर आप पेपर को अटेंड नहीं कर पाते हैं, पेपर में ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वरना आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल होती नहीं है, तो हिस्ट्री की ज़्यादा पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये मैं आपको स्मार्ट स्टडी टिप बता रहा हूँ, इस चीज़ को दोबारा दिमाग में देना, क्योंकि इसका मार्क्स वेटेज इतना होता नहीं जितना आप पढ़ते हैं। आप पूरा टाइम इसी में बर्बाद कर देते हैं, इतना इसमें लगा देते हैं, नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो आपको बुक बताई है इनको पढ़ लेना। एंशिएंट और मेडिएवल काफ़ी कम आता है, इसलिए आपको पूनम दलाल दहिया पढ़ सकते हैं, या आप बाजीराम के नोट्स पढ़ सकते हैं। बाजीराम के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। विजन के नोट्स एंशिएंट और मेडिएवल के होते नहीं हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन या बाजीराम का कोई पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप एनसीईआरटी बुक पे जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो, वरना इतना ही आपका काफ़ी, अगर आप इतनी इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो इतना आपके लिए एनफ है। करते हैं आर्ट एंड कल्चर का आखिर सिलेबस क्या होता है। तो देखिए इसमें सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ये 3 टाइम होते हैं। उनमें आपको क्या पढ़ना है, केवल उसकी साइलेंट एस्पेक्ट होते हैं कुछ, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, ये केवल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। उनकी कौन कौन सी आर्ट रही हैं, कौन कौन सी आर्किटेक्चर रही हैं, यानी कलाएं किस तरह की रही हैं, और लिटरेचर क्या रहा है। ये 3 एस्पेक्ट आपको पढ़ने हैं आर्ट एंड कल्चर में। इसी से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, इसी के आपके मेंस के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आर्ट एंड कल्चर का मार्क्स वेटेज देखें यूपीएससी में, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है, तो पिछले 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद में ये पता पड़ा कि प्रीलिम्स के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 6 से 10 नंबर के हो सकते हैं, और मेंस के आपके 2 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, यानी मिनिमम 1 आ सकता है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। उसी के हिसाब से आपको इसकी बुक पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको केवल एक बुक पढ़ लीजिए, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। क्लास 11th की बुक है, आप इसको चाहे नई खरीद लीजिए या पुरानी खरीद लीजिए, यही एनफ रहेगी। या इसके बावजूद आप चाहते हैं तो विजन या बाजीराम किसी का भी एक नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जब कम क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको कम पढ़ना पड़ेगा, यही आपकी स्मार्ट स्टडी होती है, क्योंकि आपको नोट शॉर्ट रखने, रिवीजन अच्छा हो पाएगा, कम पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट निकल पाएगा। तो या तो इस बुक को पढ़ लीजिए या नोट्स पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। तो ज्योग्राफी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक फिजिकल, एक इंडियन, एक वर्ल्ड। ये 3 टॉपिक आपके 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है वर्ल्ड फिजिकल, एक आपका क्लाइमेट एंड डिजास्टर, रिसोर्सेस, इंडस्ट्री लोकेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये आपके 5 पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं पहले वर्ल्ड फिजिकल। इसमें आपके क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने होते हैं आपके वर्ल्ड के, साइलेंट फीचर्स जो होते हैं वो। और वर्ल्ड डिजास्टर में आपके क्रिटिकल ज्योग्राफी जो होती है उनके फीचर्स, जैसे वाटर बॉडीज, आइस कैप, फ्लोरा फोरा, ये भी इंक्लूड रहती है, और अदर भी आ जाते हैं। और नीचे जो डिस लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब डिजास्टर, इससे रिलेटेड जितने भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड रहती हैं।
अब बात करते हैं इसके रिसोर्सेज जो होते हैं। रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है उसमें क्या है आपका, वर्ल्ड हो, साउथ एशिया हो, मतलब है साउथ एशिया हो, इंडिया हो, इनसे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें इनका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। और ये फोर्थ जो टॉपिक है वो है आपका इंड लोकेशन। इंड का मतलब है यहाँ पे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में कौन कौन से फैक्टर और लोकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, PRI और S। ये PRI का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो सेक्टर होते हैं इंडस्ट्री के लिए, जो डिफरेंट पार्ट में है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जितनी भी लोकेशन है इंडस्ट्री के, वो सारी हमें पढ़नी है, चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, सारी लोकेशन इंडस्ट्री की हमें पढ़नी है। और जो फिफ्थ पार्ट होता है वो होता है आपका अर्बनाइजेशन। इससे रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज मतलब उनके उपचार, वो सारी आपको पढ़नी है। ये है GS1 का फुल सिलेबस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लगाया है जो इंग्लिश में वर्ड को समझने में दिक्कत आ रही हो, ताकि वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए सुविधा हो जाए, आसानी इसको समझ सकें। ये है ज्योग्राफी के वो सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है। आप इसमें देख सकते हैं कब पिछले 6 साल का है, कब कहाँ पर कितने मार्क्स का आया है। और आप इस वेरिएशन को देखिए, ये रिसोर्स वाला जो फोर्थ था उसमें देखिए 62 मार्क्स का आया था, 62.5 मार्क्स का, और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल 0 मार्क्स। इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी में इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है या ये परफेक्ट वो है आपका परफेक्ट सिलेबस है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। उसमें भी आप देख सकते हैं 60 से 10 पे ड्रॉप हो जाता है, 10 से 60 पे ड्रॉप हो जाता है, कितना भी ड्रॉप हो सकता है। अब बात करते हैं आखिर ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स का और मेंस का आखिर कितना मार्क्स वेटेज होता है, कितने मार्क्स का आखिर आता है। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको 4 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी एवरेज अगर माने तो 7 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और जो उसका परसेंटेज निकालें तो 7% आपका यूपीएससी में ज्योग्राफी में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में आपके 9 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम 9 मैक्सिमम 12। ज्योग्राफी जो अदर एस्पेक्ट को भी कवर करता है, एनवायरनमेंट को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, इन सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, तो उसको वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन एवरेज 35% जो जीएस होता है आपका, उसको इतना ज़्यादा कवर कर सकता है ये। क्योंकि मैं आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सबसे पहले इनको पढ़ना है। तो क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी होती है वो आपकी बिल्कुल बेसिक होती हैं। अगर आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्योग्राफी के बारे में आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको खुद कुछ जानकारी है, कुछ आप पढ़ चुके हैं पहले, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 6 7 की। 8 से लेकर 10 तक की इंपॉर्टेंट होती है, और क्लास 11 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो जो जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट हैं वो क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें ज्योग्राफी की। इसके बाद में आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको एडिशनल कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जेसी लॉन्ग नाम की एक बुक आती है, शायद लॉन्ग की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे, उनकी बुक आती है, तो उसके लिए आप कुछ टॉपिक के लिए आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कम टाइम है, जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट या जिनके पास कम टाइम है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने ज्योग्राफी के लिए इतना इनफ है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मैंने जो प्रिपरेशन करी है मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जीसी लॉन्ग से कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं या उसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी इनफ होती है। आप अपने सोर्स को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, उतने कम नोट्स बनेंगे, उतनी आपकी परफेक्ट स्टडी होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए इनफ है। जेसी लॉन्ग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको बाद में पढ़ते हैं या नहीं। ये है ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी दिखाऊंगा आपको। जो 6 और 7 में आपके सब्जेक्ट हैं, देखिए 6 में आपके 8 चैप्टर हैं, 7 में भी 10 है, 8th में आपके 6 चैप्टर हैं, 9th में आपके 6 चैप्टर हैं, 10th में आपके 7 चैप्टर हैं। और इनके आगे आपको पेंसिल से कुछ दिख भी रहा होगा, ये वो चैप्टर हैं जो कॉमन है 11th और 12th में आ जाते हैं। लेकिन हमें बेसिक से पढ़ना है, इसलिए सारी चीज़ें हमारी थोड़ी थोड़ी बेसिक लेवल पर क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद में हम एडवांस लेवल पर जाते हैं। ज्योग्राफी आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक बेसिक जो क्लास 6 से लेकर 10 तक, और एक एडवांस जो आपके 11 से लेकर 12 तक। 11 में आपको 2 पार्ट देख रहे हो, 11A 11B। ये 11th क्लास में 2 बुक होती हैं। सेम उसी तरह से 12th क्लास में भी आपके 2 बुक होती हैं। 11th का सबसे बड़ी जो बुक होती है वो होती है आपके 16 चैप्टर के 11A। उसी तरह से आपके 12A और 12B होती है। 12B में भी आपकी जो सेकंड बुक होती है वो सबसे बड़ी बुक होती है, उसमें आपको 12 चैप्टर आते हैं। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा क्लास 6 7 8 9 10 11 12 में कितने कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर किसमें कॉमन आ रहे हैं।
आप इसको ठीक से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके देखिए, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और आप इसको समझने की कोशिश करिए कौन कौन से टॉपिक कितने ज़्यादा कॉमन आते हैं। तो देखिए इंडियन सोसाइटी का सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। तो इसका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है साइलेंट फीचर, सेकंड होता है पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, थर्ड होता है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एंड फोर्थ होता है आपका वुमेन से रिलेटेड। तो पहले एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें आपका क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म ये आ जाता है। सेकंड में आ जाता है आपका पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या रेमेडीज हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड में आ जाता है आपका ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। फोर्थ में आपका वुमेन का क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस में आ जाती हैं। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लगाया है जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको वर्ड समझने में दिक्कत आती है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इससे अपने सिलेबस को आराम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है, कहीं कहीं पे 0 तो नेक्स्ट ईयर 40 का आ गया, और कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा है कि पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिर बिल्कुल छूट गए। तो सारे वेरिएशन होते रहते हैं। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक से एनालाइज करिए कौन से सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है। ये काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए इसके साथ। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी का क्या मार्क्स वेटेज होता है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में प्रीलिम्स में कितना आता है, मेंस में कितना आता है। तो देखिए प्रीलिम्स में इंडियन सोसाइटी नहीं आता, ये ओनली मेंस में आता है, वो भी GS 1 में। अब इसका कितना परसेंटेज होता है, ये 30 से 35% अपना वेटेज रखता है और 6 से 10 क्वेश्चंस तक इंडियन सोसाइटी से पूछे जा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ऐसे राइटिंग में बाई चांस अगर ऐसे से रिलेटेड आ जाता है तो आप ऐसे राइटिंग में अच्छे से इसको कर पाएंगे और ऐसे में ये आपको बेनिफिट दे सकता है, ऐसे में फायदा दे सकता है। ये प्रीलिम्स में फायदा नहीं देता, लेकिन ऐसे राइटिंग में आपको फायदा दे सकता है, ये इसका बेनिफिट है। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या उसके बुक रिसोर्स होने चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 11th-12th की बुक उठा लेते हैं सोसाइटी की, तो उसके थ्रू उसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले क्लियर कट आइडिया दे दूं, इससे स्टैटिक पार्ट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पास्ट की चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, प्रेजेंट की करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है इससे। तो करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है तो आपको करंट अफेयर पर ही फोकस रखना है, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी कोचिंग का विजन या वाजीराम दोनों का बेस्ट है, हिंदी या इंग्लिश आप जैसा ही प्रीफर करें उसके हिसाब से बुकलेट उसकी परचेस कर लीजिए, या आपने पूरा नोट्स खरीदा होगा तो और अच्छी बात है। अगर ये भी नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपके टॉपिक्स दिए जाते हैं, 8 से 10 टॉपिक दिए जाएंगे। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद विजन IAS के नोट से पढ़ा हूँ, तो वही सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक उसमें दिए जाते हैं। तो आपको उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। कोई NCERT बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल परचेज कर लीजिए। और करंट अफेयर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर को अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना। सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर पढ़नी है, वो आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड वेबसाइट्स, इन सब के थ्रू पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका इसका रिसोर्सेज पूरा हो जाएगा, ज़्यादा आपको इधर उधर सर्च करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मेरा जो इंडियन सोसाइटी का नोट्स है उसमें मेरा जो फर्स्ट पेज है कॉपी का, वो किस तरीके से आपको दिखा दूं। तो इंडियन सोसाइटी का क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। बुक लिस्ट में आपको विजन IAS का नोट्स आता है, वही NF है, या तो आप PDF से पढ़ लीजिए या नोट्स आपने परचेस करे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसमें ये 8 टॉपिक कवर किए जाते हैं, मैंने 1 to 8 करके इसमें डिवाइड किया है। ये सेकंड जो चीज़ है, ये आपका सिलेबस है, जिसको मैंने अभी डिवाइड किया था, अभी आपको डिफाइन किया था। 4 पार्ट है। पहला आपका इंडियन, ये आपका साइलेंट फीचर है, सेकंड आपका पॉवर्टी है, और थर्ड आपका वही है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, फोर्थ वुमेन। तो ये मैं अभी आपको स्टार्टिंग में जो डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, ये वही है। अब नीचे उसकी स्ट्रेटजी है, इसके बारे में बताया था कि कौन कौन से प्रीलिम्स में आते हैं, कौन कौन से मेंस में आते हैं। अब आपको ये बताता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए अभी तक एवरेज। अब इसमें मेजर 3 टॉपिक होते हैं। साइलेंट फीचर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। पॉवर्टी से आपका 2 से 4, वुमेन से आपका 1 से 2। तो इस तरीके से 35 से 50 ये मार्क्स वेटेज आ जाता है। तो एवरेज अगर देखें तो 6 से 10 क्वेश्चन तक इसके आ जाते हैं। उनमें एवरेज अगर आप देखें तो 30 से 35 या 40% तक ये अपनी भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप्स के आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक आपको स्टडी मटेरियल, यानी जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। सेकंड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में, उसमें आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जब पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आपको पहले अपना ये मटेरियल फिक्स करना है कि आपको ऑनलाइन क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ ऑफलाइन पढ़नी है। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ेंगे और ऑफलाइन में क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ फिक्स करनी है। सेकंड, अपने जो मटेरियल है उसको लिमिटेड रखेंगे, उसके सोर्स को आप लिमिटेड रखेंगे, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपका जो टेंशन होगी पढ़ने की, वो आपकी टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी, नोट्स आपके कम हो जाएंगे, आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा और आपका रिवीजन काफ़ी बेस्ट होगा। जब आप रिवीजन बेस्ट करेंगे तो आप आउटपुट अच्छा दे पाएंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर।
जब आपको ये पता करना है कि कौन कौन से मेरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को रट डालिए, सिलेबस को पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQP जो लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको एनालाइज करना। उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उनकी थीम्स को पकड़ने की कोशिश करें, उनके कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करें। जब आप इन सारी चीज़ों को पकड़ पाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो ये स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप की कहलाएगी, एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और एक आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर होगी। अब बात करते हैं आखिर आपको करंट अफेयर किस तरीके से कवर करनी है। तो करंट अफेयर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाता है, ऑनलाइन में आपका कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल आ जाता है। तो ये 2 टाइप्स के आपके सोर्सेस होते हैं। ऑफलाइन में आपको न्यूज़पेपर देखना है कि किस तरीके की घटना है, आपको कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा। मैगजीन्स जो विजन की मैगजीन है और योजना है, आपको 2 तरह की मैगजीन पढ़नी है, विजन और योजना। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। 3 सोर्सेस पढ़ने हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक विजन की मैगजीन और एक योजना। ये आपका पूरा इसको कवर कर देंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपके सारा इसमें कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिर आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, आपको स्टडी का टाइप क्या रखना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और रिवीजन किस तरीके से करना है। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आपको पहले अपना जीरो बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप जीरो बेस को क्लियर कर लेंगे तब आप बिल्कुल लायक बन पाएंगे। जब आप लायक बन पाएंगे आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए। तो जीरो बेस क्या है, पहले आपको उसका सिलेबस याद कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माइंड में सेट कर लेने। ध्यान रखना इस चीज को, सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड लर्न होना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इस तरीके से ये है, मैं इसको इस तरीके से टैकल कर सकता हूं, इस तरीके से पढ़ सकता हूं। तो ये आपके दिमाग में जब जीरो बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइबर जल्दी बढ़वाएं। आप हमारे चैनल के अदर वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में एक परफेक्ट वे के साथ में जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।